बेटा, ये क्लब केस था, सेकंड टाइम में हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट थी, तो उसका क्लब में एक ही एग्जाम हुआ। तो जो बच्चे हमारे एग्जाम दे के आए, वो जो सवाल हम तक पहुंचे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 30 नंबर की जो है 30th, ये मीटिंग किधर हुई है ये पूछा हुआ था। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से है कॉन्फ्रेंस, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसका एब्रिविएशन 30 उसका नंबर था। 2025 वाले की बात हो रही है, ये जो 30 नंबर की हुई है ये 2025 में हुई है। और कहाँ हुई है ये? ब्राजील में, बेलम। बेलम उनका सिटी है, ब्राजील। आपको पता है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है ब्राजील, ये भी सवाल बना है, ठीक है। इनका जो आजकल वो है हेड ऑफ द स्टेट है वो लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा, ठीक है। पहले वो जेल बोल्सोनारो था मेरे ख्याल से, वो चला गया हुआ था, फिर अभी आया है। तो ब्राजील जो है उसमें आपको ब्रिक्स में भी आपको ये मिलेगा, ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है। साउथ अमेरिका का कंट्री है, उसका सिटी है बेलम, वहां पे हुई है। हमारे पाकिस्तान से भी लोग गए हुए थे, क्योंकि हम आपको पता है बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं उससे, क्लाइमेट चेंज से। तो कौन गया हुआ था पाकिस्तान से? सवाल बन सकता है। एक तो हमारे जो CM पंजाब साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो गई हुई थी, साथ में वजीर तालीम भी गए हुए थे, ठीक है। राणा सिकंदर साहब जो थे, उनकी वो एक तस्वीर आई थी, कश्ती में बैठ के अमेज़न रिवर के अंदर वो घूम रहे थे। तो अमेज़न रिवर, देखिए सवाल ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, चीजें ऐसे ही कनेक्ट करके आपने याद करनी होती है। अब सवाल आपका नेक्स्ट ये बन सकता है जी, बताएं जो COP 30 हुई थी उसमें पाकिस्तान से किसने पार्टिसिपेट किया था? फॉरेन मिनिस्टर का दे सकता है वो ऑप्शन, वज़ीर आज़म का ऑप्शन दे सकता है, CM पंजाब, CM सिंध का ऑप्शन दे सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने करेक्ट करके याद करने होते हैं। अब इसमें 30 के बजाय वो 29 का पूछ सकता है, 31 का पूछ सकता है। 31 2026 में होगी, कहाँ होगी जी? तुर्की में होगी। 2026 वाली पूछ सकता है आपसे वो, उसका नंबर कौन सा? 31वां नंबर है COP 31। टर्की उसे होस्ट करेगा, ठीक है। जो पिछली हुई थी 29 COP 29, ये अजरबैजान में हुई थी मेरे ख्याल से, बाकू में, देखिएगा। तो ऐसे ही वो यहाँ से सवाल देखें, नेक्स्ट कैसे सवाल बनाएगा वो, एक सवाल से दूसरा सवाल कैसे वो बना सकते। एक सवाल को एक टॉपिक समझ के करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मसला हमारा बच्चों का ये होता है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें, अब नया नया तैयारी शुरू की, किसी ने कह दिया कि यार एक सवाल को पूरे को सर्च करना है, टॉपिक बना के तैयार करना है। अब वो बैठा है, एग्जैक्ट डेट याद कर रहा है, और वो पता नहीं इतना सारा मतलब मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फिर वो याद ही नहीं हुआ। वो टाइम भी ज़ाया हो गया, वो मेहनत भी ज़ाया हो गई। जब आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए, उसे रिटेन ही नहीं कर पाए, याद ही नहीं कर पाए इम्तिहान तक, वो किसका? आपका मटेरियल। तो टू द पॉइंट चीज़ों को देखना होता है, जो सवाल बन सकता है या बना है, वो आता है प्रैक्टिस से। जब आप बार बार पास पेपर करते हैं, आप देखते हैं कहीं पे सवाल 29 का आया हुआ है, कहीं पे 28 का आया हुआ है, कहीं पे उसने इसका एब्रिविएशन पूछा हुआ है, कहीं उसने सिटी का पूछा हुआ है, कहीं उसने इनका थीम पूछा हुआ है, यार यहाँ पे क्या बात हुई थी। मेन इनका जो थीम होता है वो घूमता है कि फॉसिल फ्यूल्स की जो कंजप्शन है उसे हमने कैसे कट ऑफ करना है। मतलब जो तेल की जो खपत है, हर जगह हमने तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धुआं पैदा कर रहा है, जो ये आलूदगी पैदा होती है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह बनती है, इसके इस्तेमाल को किस तरह से कम किया जाए, ये मतलब मेन इसका COP का मकसद होता है। बात समझ आई क्या नहीं आई? तो ये थोड़ा सा आपको इसमें बताना मकसद था। तो अब आप अगर ये याद करेंगे 29 से 10 से 21 नवंबर, तो भाई कितनों को याद कर लेंगे? याद होगी नहीं आपसे। तो इसका गैर जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम जो ईयर पूछेगा वो आपसे जो याद हो सकता है पहले वो करना है हमने याद, फिर हमने डेट की तरफ जाना होता है। पहले ईयर याद करना होता है। ईयर याद हो गया, 90% आपका मसला हल हो गया। और ईयर याद हो भी सकता है थोड़ा सी कोशिश से, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था जी। एक आगे चलते हैं, योगा के हवाले से सवाल था जी। योगा जो है इमर्ज हुआ कहाँ से जी?
इंडिया से ये इमर्ज हुआ। योगा आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो, ठीक है। हमारी जो नमाज है वो भी एक योगा ही समझे आप, ठीक है। तो योगा बेसिकली एक्सरसाइज है अपने बॉडी को फिट करने के लिए। अक्सर आप मूवीज में देखते होंगे हिंदू जो है जी सूरज के सामने ऐसे करके बैठे होते हैं चौकड़ी मार के। तो बेसिकली क्या है वो योगा, मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ उसके आइडियाज हैं। तो ये इंडिया से कहा जाता है जी शुरू हुआ था कोई 5000 BC से, ठीक है। ये लफ्ज भी वैसे उसमें आपको मिलेगा हिंदू लैंग्वेज का है, ऋग्वेद जो इनकी मजहबी किताब है उसमें ये मिलता है योगा का। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, लास्ट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये तो आपको पता ही है अब, ठीक है। अभी 2025 में जो 27वीं तरमीम हुई उसके नतीजे में इस सीट को उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो सीट थी, तो कौन थे आखिरी? शाहिद शमशाद, शाहिद शमशाद साहब जो थे वो आखिरी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे। ज्वाइंट चीफ को होता था एक ऐसी बंदा जो तीनों फोर्सेस के दरमियान में कोऑर्डिनेट करता था, एयरफोर्स के दरमियान में, नेवी के दरमियान में, और जो हमारी आर्मी है जो बड़ी फौज है उसके दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन का काम करता था, ज्वाइंट। तो ये सीट भुट्टो साहब ने क्रिएट की थी। अब ये सवाल बन सकता है आपसे, ये बना है बल्कि कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सीट कब क्रिएट की गई थी? तो ये 1976 के अंदर भुट्टो साहब ने क्रिएट की थी। 2025 के अंदर 27 नवंबर था मेरे ख्याल, 27 नवंबर को आखिरी दिन था उसका जब उसकी परेड शिरड हुई, होकर चला गया। उसके बाद से उस सीट को खत्म कर दिया गया। नई सीट वो CDF की क्रिएट की गई, 16 से स्ट्रक्चर चेंज किया गया दोबारा से 27वीं तरमीम के अंदर। अब आपसे ये पूछ सकता है सवाल कि कैसे बनाएगा, तो जी बताएं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो सीट है अबॉलिश की गई कौन सी तरमीम में, कौन सी अमेंडमेंट में? बात तो वही है, 27वीं तरमीम है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा हुआ था। जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा साहब जो थे आखिरी ज्वाइंट चीफ थे। आगे चलते हैं जी। अंतारा के बारे में पूछा गया था, न्यूज़, तो रिपीटेड सवाल है बेटा, ये मैक्सिमम इनमें से आप देखें तो ये योगा वाला सवाल नया है, ज्वाइंट चीफ वाला भी पहली दफा उन्होंने डाला है, लेकिन ये आसान सा सवाल है, आपको पता ही है, अभी की बात है कल की, ठीक है। अंतारा न्यूज़ एजेंसी इंडोनेशिया की, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। कुछ न्यूज़ एजेंसी भी आपने करनी होती हैं। ADB वाला रिपीटेड सवाल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर पूछता है अक्सर वो मनीला में, फिलिपाइन में है। फिर पूछे ADB क्यों बनाया गया? तो एशिया की डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है ADB। क्या करता है जी? एशिया के डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। पाकिस्तान इसका मेंबर है, हमने पैसे लिए हुए इनसे। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसे ADB फंड करता है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट, मतलब हम प्रोजेक्ट लेके जाते हैं जी, हम ये बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट का ये काम है, तो अब हमें पैसे दें, फंड करें। तो ADB क्या करता है? पैसे देता है, सूद लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है। वो क्यों हमारी हेल्प करेगा? कोई भी बंदा क्यों पैसे देगा? आज आपके मोहल्ले में कोई बंदा आपको जो है ना जी 1 लाख नहीं देता बगैर सूद के, तो वो तो फिर भी दूसरा मुल्क है, वो क्यों देगा पाकिस्तान को पैसे, या किसी भी मुल्क को पैसे क्यों देगा वो, ठीक है जी। तो ये ADB के बारे में पूछा गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा हमारे पास, ये 1966 में बनाया गया था, ठीक है। मनीला में, फिलिपाइन का कैपिटल मनीला, ADB का कैपिटल भी मनीला में है। तो ये सवाल था। आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं डिस्कस कर रहे हम, पहले तो हम जो वीडियो बनाते हैं बस वो एक लाइन में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप तक पेपर पहुंच जाए। आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने यार पेपर तैयार कैसे करना होता है, पास पेपर को पढ़ना कैसे होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। चलें जी, आगे चलते हैं। 10 दिसंबर, अगेन रिपीटेड सवाल। ह्यूमन राइट डे हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। ये कोई इसमें नई बात नहीं है। न्यू प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का अभी कल की बात है, ठीक है। राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब, इस पर मैंने करंट अफेयर में ये करवाया हुआ था सवाल। वैसे भी आपको पता ही है कल की बात है, वहाँ पे जो है ना जी गवर्नमेंट
जो पिछली थी उसे गिराया गया, और बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फौत हो गए, डेथ हो गई थी उनकी। उसकी जगह पे जो नया आया राजा फैसल मुमताज, ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। अगला सवाल ये बना कौन सी पार्टी से है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। करंट ये क्या है जी? प्राइम मिनिस्टर है कश्मीर के। ओके, रिकॉर्डिंग के बारे में सवाल रिपीटेड है, ये भी इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। मैं आपका ना पास पेपर, और सर लोग कहेंगे पास पेपर में पेपर पैटर्न चेंज हो गया जी, पास पेपर में से कोई सवाल नहीं आता। भाई ये क्या है? ये आज का पेपर है, कोई मैं महीने पहले कोई साल पहले का पेपर नहीं आपको दिखा रहा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग का सवाल अगेन रिपीटेड है। ये किस लिए मशहूर है? गोल्ड के डिपॉजिट्स के लिए मशहूर है। कितने गोल्ड के डिपॉजिट है अगली बार ये पूछ सकता है आपसे। 41.5 मिलियन ऑंसेस जो है, ऑंस आपको पता यूनिट है गोल्ड के जो है ना जी, वहाँ पे ज़खायर मौजूद है हमारे पास रिकॉर्ड है बलूचिस्तान में, आपको पता है। और 5.9 मिलियन टन्स, वो ऑंस है, ये टन्स है, कॉपर के ज़खायर है। तो आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग जो है ये गोल्ड और कॉपर के लिए मशहूर है। कॉपर ज्यादा है, टन्स में है, वो तो सिर्फ ऑंस में है। ठीक है, तो बैरक गोल्ड नामी कंपनी जो थी हमने उन्हें ठेका दिया था, उस पर फिर वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने स्टे ले लिया। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जरदारी साहब ने दिया था ये ठेका उस वक्त। तुम भी निकालो ये, अबे भी दो, आप भी खाओ। चीफ जस्टिस ने कहा जिसमें करप्शन हुई है, स्टे हो गया, वो केस पड़ा रहा, कंपनी पीछे हट गई। कंपनी ने हमारे पर हर्जाना लगाया, उन्होंने कहा जी हमें ठेका दिया, हमने इतने इधर इन्वेस्टमेंट कर दी, और ये जो है ना जी अब पैसे नहीं निकालने दे रहे हमें, सोना हमें इतना जुर्माना दिया जाए। वो खान साहब की गवर्नमेंट में ये इशू बना था। फिर खान साहब ने दोबारा बातचीत करके सेटलमेंट की थी उनके साथ। तो फिर अब दोबारा से जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने दोबारा से उसके साथ मुआहदा करके दोबारा से अब बैरक गोल्ड को जो है ना जी दे दिया हुआ ठेका का जी, हाँ जी ठीक है अब आप करें। ठीक हो गया। इसमें किसका नुकसान हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ। फ्लड 2022 में आपको पता आया था, उसके हवाले से ये नया सवाल था कि जो उसमें जो है ना जी कितने बिलियन का लॉस हुआ पाकिस्तान को। तो 15.2 बिलियन का मेरे ख्याल से ऑप्शन था, या 15.9 का था। तकरीबन 15 बिलियन का नुकसान हुआ, डॉलर की बात है, बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जो बाइडन के हवाले से और कमला हैरिस के हवाले से पूछा गया 2020 में जो है ना जी कौन सी मैगजीन ने इन्हें जो है ना जी अवार्ड दिया था। तो टाइम मैगजीन का जो अवार्ड था वो इन दोनों के नाम था, क्योंकि इलेक्शन होने थे, इन्हें प्रोपेगेट करना था, इन्हें लेके आना चाहती थी गवर्नमेंट वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं बना। ठीक है, कितने अवार्ड दिलवाएं आप, कितने जो है ना जी आप जो है ना जी उन्हें कहें जी मैन ऑफ 2020 या मैन ऑफ फलां फलां फलां, क्या होता है। आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी नहीं थी तो, बल्कि नहीं, हाँ उसके बाद तो आ गए थे ये, उसके बाद ये दोनों आ गए थे 2020 में, तो आ गए थे दोनों। ठीक है, 24 के इलेक्शन में फिर ये गए हैं वापस, फिर वो आया, ट्रंप आया है। ठीक हो गया। चलें जी, ऑन मार्च 27, 2020 विच कंट्री ज्वाइन नाटो। अब नाटो पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, तो कौन सा मुल्क था जिसने 2020 में जो है ना जी, ये डेट मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मेंशन थी पेपर के अंदर, तो मैंने भी इसलिए लिख दी है यहाँ पे। तो कौन सी कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया? नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया या मकदूनिया कहते हैं इसे, सिकंदर आजम का मुल्क यही मैसेडोनिया था, यूरोप का मुल्क है। ये आपका बनेगा बाल्कन पेनिनसुला में, हाँ बाल्कन पेनिनसुला में मुल्क बनेगा नॉर्थ मैसेडोनिया। अब अगला सवाल क्या पूछ सकता है, यहीं से कैसे बनाएगा? देखिए होगा जी, नॉर्थ मैसेडोनिया ने नाटो को ज्वाइन किया 2020 में, कौन से नंबर के तौर पे मेंबर, कौन सा मेंबर बना? 30वें नंबर का, 30th मेंबर बना था ये नाटो का। उसके बाद 31वां मेंबर कौन बना? फिनलैंड बना। और 32वां कौन बना? स्वीडन बना। फिनलैंड और स्वीडन। इस वक्त कितने मेंबर हैं टोटल नाटो के? 24 हो चुके, 24 कर रहा हूँ, 32 हो गए हुए हैं। आखिरी मुल्क कौन सा आज पूछता है, लास्ट कंट्री वो ज्वाइन नाटो? स्वीडन।
2024 में मेरे ख्याल से उसने ज्वाइन किया है। एग्जैक्टली ईयर देख 24 है या 24 ही है मेरे ख्याल से, 25 तो बाद में, हाँ 24 ही बनेगा। 23 में मेरे ख्याल से फिनलैंड है और 24 में शायद स्वीडन है। कल काउंटर चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो आखिरी मुल्क ये है। अब नेटो को भी ट्रंप ने जीरो कर दिया हुआ है। वो कहते हैं हमारे साथ नेटो नहीं खड़ी हुई जंग में, ईरान वाली जंग में, तो नेटो भी खत्म। तो इस वक्त जो अलाइंसेस हैं वो टूट रहे हैं। अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। जीसीसी खत्म हो गया, जीरो हो गया। ओआईसी कुछ हुआ, कुछ किया ओआईसी ने ईरान और अमेरिका की जंग में? कुछ भी नहीं सुना होगा आपने। अरब लीग कुछ भी नहीं सुना होगा आपने। अलाइंसेस जो है टूट रहे हैं सारे के सारे। अब यूरोप देखिए, आधा जो है टूट के अमेरिका से ईरान की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान ऐसे ही नहीं जंग को लंबा कर रहा। अभी आपको पता लगा जब में कोई ऑप्शन मुआहदा नहीं करते अमेरिका से, तो बहुत सारे ऐसे उसके बेनिफिट्स हैं ईरान को जो आगे चल के ईरान के लिए फायदेमंद साबित होंगे। चलें आगे चलते हैं जी। तो ये नेटो आपको बताइए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाया गया था। ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मार्क रूती हैं आजकल इसकी सेक्रेटरी जनरल। तो ये 5-7 सवाल बनते हैं नेटो के हवाले से। ठीक है, मिलिट्री अलायंस है। वाहिद मुसलमान कंट्री कौन है इसका मेंबर? तुर्की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी यहाँ पे सवाल बनेंगे बहुत सारे नेटो के हवाले से। आगे चलते हैं जी। नेल्सन मंडेला, अगेन रिपीटेड सवाल। नेटो वाला भी रिपीटेड था, कोई नहीं बात। नॉर्थ मैसेडोनिया वाला शायद नया था उसमें बात, लेकिन नेटो बहुत ज़्यादा रगड़ा लग रहा है नेटो को इसके अंदर, कमीशन के अंदर। नेल्सन मंडेला कौन से मुल्क से ताल्लुक था जी? उसका साउथ अफ्रीका से था। एक अजीम इंसान, उसकी बर्थ भी पूछता है, उसकी डेथ भी पूछता है, उसकी बुक्स भी पूछता है, उसका नोबेल पीस प्राइज भी पूछता है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी पूछता है क्या है। आपको पता है यूएनओ के अंदर प्रॉपर नेल्सन मंडेला रूल्स बनाए गए जेल के लिए। इतना जबरदस्त आदमी, स्लेवरी के खिलाफ था, गुलामी के खिलाफ था। 1918 में पैदा हुआ, 2013 में 5 दिसंबर 2013 को उसकी डेथ हुई। अच्छा, 18 जुलाई 1918 में पैदा हुआ था। हर साल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। ये सवाल बनाया पेपर में। उसकी पैदाइश का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है हर साल यूएनओ की तरफ से। अंदाजा लगाया कितना बड़ा कारनामा। ब्लैक था, काला था, अफ्रीकन था ये। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक था इसका। और जेल काटी इसने 27 साल। क्या ना आसान है 27 साल। 27 दिन भी नहीं काट पाते हैं हमारे पाकिस्तान में। नेल्सन मंडेला वादा करके भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के। 27 साल जेल में काटे उसने बैठ के। 1991 है मेरे ख्याल से, नहीं 1993 है। 1993 में इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। नहीं, चेक कीजिएगा 1992 है 93 है नोबेल पीस प्राइज। देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें अवार्ड दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में। 2 में फिर इन्हें दिया गया लेनिन प्राइज। रशिया ने 3 है, ठीक है 3 होगा, 3 होना चाहिए 1993 में। पूछता है सवाल, बनता है पेपर में। इसी तरह से जो है ना जी, फिर ये 94 में ये बन गया अपने मुल्क का सदर। 99 तक रहा, 5 साल इसने सदर के तौर पे गुजारे। किताब इसकी वो मशहूर हुई, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ और अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस तरह से इनकी किताब का नाम था। ठीक है जी, तो ये मंडेला साहब किसी वाली वीडियो बनाई हुई है, पढ़ी है पूरी वीडियो, पढ़ी है नेल्सन मंडेला के ऊपर, जो जो इसके बारे में सवाल बन सकते हैं। कहाँ पे ये कैद रहा? रोबन्स आइलैंड पे ये कैद रहा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रोहतास फोर्ट के बारे में पूछा गया था जी, रिपीटेड सवाल है आगे, कोई इसमें नई बात नहीं है। शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का टेन्योर है 1540 से लेके 1545 तक। 45 में ये मर गया था। इसी दौरान बनाया इसने। 1542 में इसने काम शुरू किया, 41-42 में, और 43 में इस पे काम मुकम्मल हो गया हुआ था। रोहतास फोर्ट पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट है ये, जो साल्ट रेंज है उसमें आएगा, जेलम में। ठीक है,
और तोडारमल शेरशाह सूरी का वो था रेवेन्यू मिनिस्टर, तोडारमल, इसने बनाया था बेसिकली। पिछले पेपर में सवाल ये भी पूछा गया था कि तोडरमल जो था कौन से मुगल बादशाह का रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, तो शेरशाह सूरी के बाद ये अकबर का जाके रेवेन्यू मिनिस्टर बना था। सूरी की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी ना, मुगल दोबारा आ गए थे। चलें जी, ये तो रिपीटेड सवाल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। अब इनके हवाले से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आपको पता ही है कब बनी। कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC था इसका पूरा नाम, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। डफरन था, लॉर्ड डफरन, उसके मशवरे से बनाई गई थी, अंग्रेजों ने खुद बनाई थी। एओ हयूम था अंग्रेज, सिविल सर्वेंट, उसने सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके तंजीम बना के दे दी, खुद अंग्रेजों ने बनाई थी तंजीम ये। एओ हयूम कौन था? उसने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, खुद वो सेक्रेटरी जनरल बना था और प्रेसिडेंट बनाया था किसे? बनर्जी को। पहला सदर पूछेगा आपसे कांग्रेस का। कब की बात है, कब बनी ये? 28 दिसंबर 1885 को बनी थी कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को। ये सारे सवाल बने हुए हैं बेटा पेपर में। पहला प्रेसिडेंट कौन बना? बनर्जी। दूसरा दादा भाई नूरोजी, पूछा, दूसरा भी पूछा उसने, दादा भाई नूरोजी या नारोजी क्या नहीं। तीसरा था ये बदरुद्दीन तैयब जी, तरतीब से। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी पूछ सकते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन पहले दो हिंदू थे, जो मुसलमान था, तो इसीलिए पूछता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का पहला मुसलमान प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी होगा। सवाल की स्टेटमेंट वो कैसे घुमा सकते हैं वो, बात समझ आ गई आपको? ओवरऑल तीसरा बनेगा मुस्लिम, पहला बनेगा कांग्रेस का प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट बनर्जी, दूसरा दादा भाई नूरोजी या नारोजी कहते हैं उसे, जी बनर्जी, नूरोजी, तैयब जी, जी याद रखें, ठीक है। चलें आगे है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगेन रिपीटेड सवाल। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहला रूलर था हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले भी देखें, मोहम्मद बिन कासिम आया, हम पढ़ते हैं, हम उसे इन्वेडर कहते हैं, हमलावर कहते हैं। आया, इलाका फतह किया, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट बना के नहीं बैठा, वापस चला गया। कंट्रोल गवर्नमेंट वहीं से हो रही थी, कहाँ से? शाम से। यहाँ उसका अपनी गवर्नमेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद महमूद गजनवी आया, शाहबुद्दीन गौरी आया, हमले किए, इलाका फतह किया, अपना गवर्नर बिठाया, कंट्रोल अफगानिस्तान से हो रहा है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो ना हुई ना। अब जब वो शाहबुद्दीन गौरी मरा तो उसका गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके मरने के बाद जो उसके गुलाम थे उन्होंने इलाके बांट लिए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि लाहौर से दिल्ली तक मेरा, मैं हुकूमत बनाऊंगा। नसरुद्दीन कबाचा था, उसने कहा मुल्तान से सिंध तक मेरा। इस तरह से इनके गुलामों ने अपने एरिया बांट लिए हुए थे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने बाकायदा से दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट बनाई, अपना कैपिटल बनाया और वहां हुकूमत बना के बैठा। कब की बात है? 1206 की बात है। और इसने सलेव डायनेस्टी, दौरे गुलामा की बुनियाद रखी। इसके बाद इसका गुलाम आगे, इसका बेटा आया था वैसे आरम शाह, उसके बाद इसका गुलाम जो था अल्तमश, अल्तुलतमश जिसे कहती है, वो भी गुलाम था इसका, ठीक है। तो इस तरह से इनकी गुलामों की एक हुकूमत चलती रही। फिर अल्तमश की बेटी वो रजिया सुल्ताना, जिसे सुनते हैं हिंदुस्तान की पहली औरत हुक्मरान। फिर वो बलबन आया, मेन नाम जो था बलबन का था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक हो गए। तो ये सारे इस तरह से चले थे ये। तो ये बाकायदे से गवर्नमेंट बना के बैठा था हिंदुस्तान में, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पहला फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इससे पहले वाले हमलावर सारे करेंगे, हमला करेंगे, पैसा लूटेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। उसमें पूछा गया था कि जो 1927 के अंदर जो मीटिंग हुई थी कायदे आज़म की, दूसरे 20 जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, उनके साथ, तो वो किस नाम से मशहूर हुई या क्या कहलाई थी वो? तो वो दिल्ली प्रपोजल के नाम से मशहूर हुई थी। दिल्ली प्रपोजल तो जिन्ना साहब ने इकट्ठा किया था। ऐसे जिन्ना साहब को कांग्रेस ने कहा था। नेहरू ने कहा था कि यार अगर आप जो है ना जी, असल में कानून बनाना था आगे चल के, हमने ना कानून बनाना जाना था आगे चल के। साइमन कमीशन अनाउंस हो चुका हुआ था, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। उसके लिए ज़रूरी था कि सारे हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए, मुस्लिम लीग कांग्रेस मिलके एक कानून बना के दें। अब दोनों का एक टेबल पे बैठना ज़रूरी था। तो नेहरू ने, मुस्लिम लीग खड़ी थी किस बात पे जी, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अलग से सीटें हो हमारी। कांग्रेस इस बात को मानती नहीं थी। नेहरू ने जिन्ना को कहा कि यार अगर आप इस सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात से पीछे हट जाओ ना मुस्लिम लीग, तो मैं आपको अपने साथ बिठा लूंगा, आपके सारे बाकी मुतालबे हम मान लेंगे, सिर्फ ये मुतालबा से आप पीछे हट जाए। उन्हें था कि ये नहीं हटेंगे, हमारे पास बहाना होगा, हम इन्हें अपने साथ बिठाएंगे नहीं। अब जिन्ना साहब ने अपनी जो मुसलमान जो लीडरान थे उस वक्त, स्पेशली मुस्लिम लीग और बाकी जो थे, उन्हें बुलाया और उनके सामने प्रपोजल रखा। उन्हें कहा कि यार ये पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, अगर इससे आप लोग पीछे हट जाए तो बाकी आपके सारे मुतालबात में नेहरू से मनवा सकता हूं। अब कुछ लीडरान मान गए, कुछ नहीं माने। सर मोहम्मद शफी जो थे उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हर हाल में मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। लेकिन मिजाज अल्लामा इकबाल भी सर शफी के साथ था। अल्लामा इकबाल साहब जो थे ये भी सर शफी के साथ थे उधर दूसरी साइड में। लेकिन जिन्ना साहब ने बाकी सारी लीडरशिप को कायल कर लिया हुआ था और मुस्लिम लीग जो थी, जो मेन थी, वो अपने इस मुतालबे से पीछे हट गई थी। सवाल बनता है कि कौन सा वो मौका था जब मुस्लिम लीग अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के जो विजन था उससे पीछे हट गई थी। वो ये था दिल्ली प्रपोजल 1927 वाला। उसने कहा ठीक है हम सरेंडर करते हैं अपने इस मुतालबे को, लेकिन बाकी मुतालबे हमारे माने। अब जब जिन्ना ने नेहरू को कन्वे किया जी मैंने मना लिया सबको, बाकी मुतालबे हमारे तस्लीम करो, नेहरू ने लातो लान से काम लिया, उसने कोई बात नहीं सुनी। इसीलिए फिर कांग्रेस ने अपने नेहरू रिपोर्ट दी थी और मुसलमानों ने, जिन्ना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स आप जिन्ना दिए थे। लेकिन कनेक्शन किस तरह से बन रहा है, जब उन्होंने मुतालबे ही तस्लीम नहीं किया मुसलमानों के, बाकी जो 3 मुतालबे थे मेन, जिसमें जो है ना जी सिंध को बम्बई से अलग करने वाली बात थी, बलूचिस्तान NWFP में जो है ना जिस रिफॉर्म्स की बात हुई थी, इसी तरह से सूबों के अंदर जो है ना जी 1/3 सेंटर में, बल्कि सेंटर में 1/3 सीटें जो है ना जी मुसलमानों को लिए मुख्तस करने की बात की गई थी, वो उन्होंने नहीं मानी थी। जब वो बात ही नहीं मान रही है, मुस्लिम लीग को अपने साथ बिठाना ही नहीं चाह रहे, तो मुस्लिम लीग अपना फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो उनकी डिमांड है वो बना के अंग्रेज के सामने रखेंगे। नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में, मोतीलाल नेहरू था 1928 में, अगर वो ये मुतालबात मान लेते मुस्लिम लीग के, फिर 14 नुकात ना आते कभी भी, क्योंकि बात मान ली कि एक मुतफिका कानून चला जाता, अंग्रेज मान लेते उसे। उन्होंने बात मानी नहीं, फिर हमें अपने जो मुतालबात थे वो 14 नुकात की शक्ल में रखने पड़े अंग्रेजों के सामने। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये सारा वो दिल्ली प्रपोजल था बेसिकली, उसी कहेंगे हम। चलें, शिमला डेपुटेशन रिपीटेड सवाल अगेन। अच्छा, पहले वो दिल्ली प्रपोजल का पूछता था कि जी कब आई थी 1927 में, अब उसने सवाल वही है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट को देखिए कैसे उसने मोल्ड किया है। चलें आगे चलते हैं। शिमला डेपुटेशन का आपको पता ही है 1905 की बात है। तो लॉर्ड मंटो साहब आए थे 1905 में, बल्कि लॉर्ड मंटो 1905 में आया था। शिमला डेपुटेशन 1906 की बात है, 1 अक्टूबर 1906 की बात है। असल में लॉर्ड कर्जन जो था वो चला गया 1905 में। उसने मुसलमानों को 2 सूबे बना के दिया अलग अलग। एक 1901 में NWFP बना दिया उसने, मुसलमानों को अलग सूबा मिल गया, मुसलमान खुश चौड़े हो गए। एक बंगाल दे दिया 1905 के अंदर, बंगाल की तकसीम करके, एक हिंदुओं का सूबा, एक मुसलमानों का सूबा। मुसलमानों के पास कहीं भी गवर्नमेंट नहीं थी, मुसलमान पिस रहे थे हिंदुओं के हाथ और अंग्रेजों के हाथों। अब 2 सूबे मिल गए, चौड़े हो गए मुसलमान।
चलो 2 सूबे में तो हमारी गवर्नमेंट है। अब इनका हौसला बुलंद हुआ, अब वो लॉर्ड कर्जन चला गया, अब नया लॉर्ड आया, लॉर्ड मंटो 1905 में। अब ये सारे इकट्ठे होकर गए, उन्होंने कहा लॉर्ड मंटो से भी कहते हैं कि यार हमें और भी सूबे बना के दें। मकसद ये था, इस सवाल ये बना यहाँ से कि शिमला डेपुटेशन का मेन मकसद क्या था। इसका मकसद था सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से जी हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो वो इसके बारे में वाकया इस तरह से है कि जी 35 बंदों का वफद, सर आगा खान स्वयं थर्ड, आगा खान थर्ड स्वयं, जो आगे चल के मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बनेगा पहले, वो लीड कर रहा था। ठीक है, ये पहुंचे लॉर्ड मंटो के पास, कहाँ, शिमला के मकाम पे, वहां पे जाके मिले। वहां जाके जो है ना जी बैठे, बातचीत की, उन्हें अपने मुतालबात रखे। मंटो साहब जो है ना सगार लगा के बैठे, सुन रहे हैं इनकी बातें, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जब इन्होंने सारी अपनी तकरीर ख़त्म कर ली, पूरी लिस्ट जो बनाई हुई थी पढ़ ली इन्होंने, ये हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे अलग जज हों, हमारे अलग सूबे हों, इतनी सारी इन्होंने मुतालबात रखे हुए थे। अब मंटो ने कहा कि यार ठीक है, हु आर यू, तुम हो कौन भाई, इतने सारे मुतालबात जो मुझे ला के दे दिए आप लोगों ने, कौन हो आप। उन्होंने कहा जी हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। उन्होंने बताओ जी ठप्पा किधर है, स्टैंप किधर है भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान जो आप कह रहे हैं कि आप उनके नुमाइंदा हो, कहाँ पे उन्होंने आपको अपना नुमाइंदा बनाया है। कोई भी उठ के कहे जी मैं नुमाइंदा हूं, थोड़ी मान लिया जाएगा। कांग्रेस भी यही कहती थी कि जी हम नुमाइंदा हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अब ये सोच में पड़ गए यार बात तो ठीक है, हमारे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, किसी ने कहा होगा जी हम ये जो नुमाइंदा है मुसलमानों के। फिर मंटो ने मशवरा दिया कि जाओ जाके अपनी तंजीम बनाओ, तंजीम बनाओ, तंजीम के प्लेटफॉर्म पे अपना जो है वोटिंग शोटिंग करवा के अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, उसका फिर जो पैड है उसके ऊपर अपने मुतालबात लिख के भेजो मुझे, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुतालबात भेजे, आके इन्होंने बनाई मुस्लिम लीग। फिर वापस आएंगे ना यहाँ से, वापस ढाका में रुकेंगे नवाब सलीमुल्लाह खान के घर, पहले क्या बनाएंगे, मुस्लिम लीग बनाएंगे। फिर मुस्लिम लीग के पैड के ऊपर अपने मुतालबात लिख के भेजेंगे मंटो को। तो सारा शिमला डेपुटेशन यही था और कुछ भी नहीं था। मकसद क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था इसका। ठीक हो गया जी, टाइम बहुत लग रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा स्टार्ट कर दें इसे, 9 बज गए। करंट अफेयर रह जाएंगे इस तरह, तो अभी तो 17 सवाल किए हमने। चलें आगे चलते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे गए थे जी पंजाब के 41 हैं, आपको पता ही है। पहले 36 थे, फिर 5 इन्होंने बनाए थे बुजदार साहब ने। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अगेन रिपीटेड सवाल है, आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट है ये, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया इसके दरमियान में है, स्ट्रेट कहते हैं पानी की ऐसी तंग पट्टी समंदर के अंदर जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करे, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मस है, अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक हो गया जी। यूके लेफ्ट यूरोपीय यूनियन विच इज कॉल्ड, ये सवाल पूछा गया था कि यूरोपीय यूनियन को यूके ने छोड़ दिया, तो इसका अब सवाल ये पहले ही पूछा गया, ब्रेक्सिट का क्या मतलब है। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट, बर्तानिया का निकलना। ब्रेक्सिट का ब्रिटेन एग्जिट, इसका मतलब ये है। तो यूके का लेफ्ट करना किसे जी, यूरोपीय यूनियन को क्या कहलाएगा जी, ब्रेक्सिट कहलाएगा। 2020 के अंदर इन्होंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था, 31 जनवरी 2020 की डेट थी। ब्रेक्सिट में यू हो गया था, ब्रेक्सिट हो गया था, यूके निकल गया था यूरोपीय यूनियन से। व्हेन पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक, 1956 में। रिपब्लिक कौन सा मुल्क होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत बार आपको। रिपब्लिक ऐसे मुल्क को कहते हैं जो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जाए, कानून के तहत चलाया जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त रिपब्लिक है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान 1973 के कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। चल रहा है प्रैक्टिकली, नहीं चल रहा है एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास कानून है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये 73 के कानून के अंदर है, इसीलिए तो अमेंडमेंट करते हैं हम वक्त के साथ साथ, ताकि वो कानून एग्जिस्ट करे। जब मार्शल लॉ लगता है, कानून को फिर उठा के साइड में रख दिया जाता है, जिस तरह मुशर्रफ ने लगाया था।
जिया ने लगाया इससे पहले, अयूब ने लगाया इससे पहले, याया ने लगाया, कानून साइड पे खत्म। तो हमारा जो कानून था पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1956 में बना था, उससे पहले हमारा कानून ही नहीं था। हम क्या थे? डोमिनियन थे बर्तानिया की। 56 में कानून बन गया, हम रिपब्लिक बन गए। ठीक है, कितने सालों के ये सवाल बना, कितने सालों के बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया? 6 साल ये हैं, 3 वो, 9 साल के बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसे 1958 के अंदर 2 साल के बाद ही कर भेज दिया, कानून को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया अयूब खान ने। फिर वो अपना कानून लेके आया 1962 वाला, प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी उसमें, ताकत सारी अपने हाथ में रखी उसने। फिर 73 में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है भुट्टो साहब ने और बाकी पार्टीज ने मिलकर कानून बनाया था। चलें जी, रिपब्लिक का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलो, कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पे। रिवर नाइल पासेस फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज? रिपीटेड सवाल है अगेन। अच्छा, ये नहीं रिपीट हुआ, कितने मुल्कों से गुजरता है, मेरे ख्याल से ये रिपीट नहीं हुआ। अगर रिवर नाइल जो है पुराना सवाल है, ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। अब अंदाजा लगाएं कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अगला दफा पेपर देने जाएंगे तो सारे रिपीटेड होंगे, हो सकता है आपके पेपर में सिर्फ 10 हों। कंप्यूटर आपका पेपर बनाता है, कमांड कौन देता है? कंप्यूटर। अब उसमें से कितने सवाल रिपीट होंगे कितने नहीं होंगे ये कंप्यूटर को पता है। बात समझ रहे हैं? पास पेपर बेसिकली डेटा बैंक है जो पीपीएससी के पास मौजूद है, उसमें से ही ज्यादा रिपीट होंगे ना कुछ सवाल है, तो ये मकसद होता है करने का। चलें जी, 11 कंट्री से गुजरता है जी ये नील जो है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता लेकिन बस आप देख लीजिएगा। अभी पिछले दिनों सवाल पूछा कौन सी झील से निकलता है ये? लेक विक्टोरिया से निकलता है, विक्टोरिया झील, वहां से व्हाइट नील, ठीक है। और ये ऊपर युगांडा से होता हुआ, साउथ सूडान से होता हुआ, सूडान से होता हुआ, मिस्र से होता हुआ मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। इसमें अगर देखें तो कुछ इसमें जो शाखें हैं वो बुरुंडी से आती है, कुछ रवांडा से आती हैं, कुछ कीनिया से, कुछ तंजानिया से, इवन इरिट्रिया से भी कुछ शाखें आती है इसके अंदर, ठीक है। 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तस्वीर भी बना के बताइए कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से मुल्कों से निकलता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था जी, रिपीटेड सवाल है अगेन। ये कौन से सिटी में है? अल अज़हर मास्क भी है और यूनिवर्सिटी भी है। 1970 से लेके 72 फातिमीद दौर था, उस दौर में ये बनाई गई थी, फातिमीद एम्पायर के दौरान, आज भी मौजूद है। आप इसे कह सकते हैं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैरवान जो उधर है मोरक्को में है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये उसके बाद की है। अज़हर यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। चलें जी, आदम पीक श्रीलंका में है, आदम अलैहिस्सलाम का पाँव मौजूद है, लोग जाते हैं वहाँ पे। आदम पीक देखिएगा जाकर, रिपीटेड सवाल है ये भी। अल अज़हर यूनिवर्सिटी वाला भी रिपीटेड है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज रेंज है, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन ऑप्शन ये मौजूद था। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अक्सर इसकी लेंथ पूछता है, 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला से लेके पेरू और अर्जेंटीना के बॉर्डर तक चली जाती है, ठीक है। और दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी माउंटेन रेंज। तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। तो 3 पहले याद कर लें जो बड़ी माउंटेन रेंज है। चलें जी, अदर नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये नया सवाल था, देखिए नए सवाल भी आएंगे। माउंट एवरेस्ट का नया नाम उसने पूछा हुआ था, हर दफा माउंट एवरेस्ट थोड़ी पूछेगा आपसे, बस आगे चलेगा क्योंकि आपको याद है माउंट एवरेस्ट किधर है, क्या है क्या नहीं। तो नेपाल के अंदर इसका दूसरा नाम नेपाली में है हमारे पास, सागरमाथा, सागरमाथा ये इसका नाम है। इसका मतलब क्या है जी? पीक ऑफ हेवन, दुनिया की हाईएस्ट पीक है, जन्नत तक
जन्नत की पीक कहेंगे इसे हम, पीक ऑफ हेवन, इसका मतलब भी पूछ सकता है वो अगली बार। ठीक है जी। इसकी जो हाइट है वो पूछता है अक्सर माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर है, 8850 मीटर, 8850 मीटर इसकी हाइट, दुनिया की हाईएस्ट पीक है। दूसरी आपको पता है K2 है 8611 पाकिस्तान में है। तीसरी जो है वो कंचनजुंगा है 8585 मीटर, वो भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है। ठीक हो गया जी। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगेन रिपीटेड सवाल, मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं जी। पहले कौन से थे प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली खान साहब। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें शहीद किया गया लियाकत बाग में। उसके बाद 51 में मनाया गया किसे जी? प्राइम मिनिस्टर अगला ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, ख्वाजा साहब आ गए थे। ख्वाजा साहब गए 53 में, 53 में फिर मोहम्मद अली बोगरा आ गया था। इसके बाद अगला चौधरी मोहम्मद अली आया। ठीक है, तो वो नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितना पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदल लेता है। तो मतलब हर साल ही अब अपनी मर्जी की हम लेके आ रहे हैं। देखें कि 47 से 57 तक हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर आए पता है? 9, 8 प्राइम मिनिस्टर गुजरे। ठीक है, हुसैन शाह सोहरावर्दी आया, उसके बाद आई चंद्रीगढ़ आया, फिर मलिक फिरोज खान नून आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप देखेंगे हमारे मामला थे। 7 प्राइम मिनिस्टर हमने तब्दील कर लिए हुए थे। खैर जी, विच वन इज लाइटेस्ट पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मेरे ख्याल से था, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये सबसे लाइटेस्ट होगा, वजन में कम होगा। जिवालियन थ्रू के बारे में पूछा गया था, वो अरशद नदीम आपको पता है पाकिस्तान के हैं, एक एथलीट जिन्होंने गोल्ड जीता अभी पेरिस ओलंपिक्स में। तो उसमें पूछा हुआ था मैन जो एथलीट होता है उस कंपटीशन के अंदर, जो पूछा गया था जी वजन किसका जी? वेट, जेवलाइन जो है उसके वेट पूछा गया था, वो जो स्टिक होती है। ठीक है, 800 ग्राम होता है मैन के लिए और 600 ग्राम होता है वुमेन के लिए। वुमेन का भी पूछ सकता है आपसे। विच कंपनी गेव इंटरनेट एक्सेस टू, ये भी रिपीटेड सवाल है, शमशाल विलेज इन गिलगित बल्तिस्तान। तो ये SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हमारे नेट जो जायज़ के लिए नहीं चलते, वहाँ पे ये चलता है, SCO के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है जी। फर्स्ट मुस्लिम CNC कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन था जी? तो एयर मार्शल असगर खान। ठीक है, यही ठीक होगा। ये 1957 में आया था और 1965 तक रहा था। इसके बारे में ना बहुत सारे सवाल बनते हैं। असगर खान केस का सुना होगा आपने, इसने वो तहरीक इस्तकलाल बनाई थी भुट्टो के खिलाफ। तहरीक वो थी हमारे पास PNA की तारीख, हाँ PNA की तारीख, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो भुट्टो के खिलाफ बना था। 9 सितारे, 9 पार्टीज जो इकट्ठी हुए थे, मजहबी जमातें सारे, आर्मी की ये पूरी तंजीम थी और ये लीड कर रहा था। उससे पूछता है PNA की तारीख को कौन लीड कर रहा था? एयर मार्शल असगर खान साहब। उस वक्त ये रिटायर्ड हो गए थे, तो अब मेरी सियासत में आ गए। भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराने में इनका बड़ा नाम था। फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये ब्रीफ केस में पैसे लेके गया, जाके इसके ऊपर मुबैना तौर पे इल्ज़ाम था कि इसने नवाज शरीफ साहब को पैसे दिए हैं कि जी भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट को गिरा दिया। 1990 के अंदर वो केस भी गया था अदालत में, असगर खान केस। तो इस तरह से जो है ना जिनके कारनामे हैं, पाकिस्तान के पहले एयर मार्शल बने थे असगर खान साहब। इससे पहले जो थे वाइस एयर चीफ थे। ये जिस तरह से हमारे पास एयर वाइस मार्शल थे, अंग्रेज था ना, तो एलन पेरी केन ये था पहला हमारे पास एयर वाइस मार्शल। फिर इसके बाद और आए, अंग्रेज आते रहे। तो क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इन लोगों को तरक्की दे के लेके आए ऊपर, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपको पता ही है सारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अयूब खान को भी तो ऐसे ही लेके आए थे ना, पहले तो अंग्रेज था, फ्रैंक मैसर भी था, डगलस ग्रेसी था, 2 तो पहले वही गुजरे हमारे। अयूब खान को लेके आए, हम प्रमोट करके, उसने मुल्क में मार्शल लगा दिया। चलें जी आगे चलते हैं। विच बीच ऑफ पाकिस्तान मोस्ट विजिटेड? तो पाकिस्तान में बहुत सारी बीचेज हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विजिट की जाने वाली बीच है तो क्लिफ्टन बीच है, क्योंकि कराची में ही है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी लोग जाते हैं। क्लिफ्टन बीच सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली हमारी बीच है।
फ्रेंच लीव का मतलब होता है बगैर इतला के छुट्टी कर लेना। ठीक है, फ्रेंच लीव का मतलब, ये रिपीटेड सवाल आ गया, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। चलें, नेशनल गेम ऑफ यूएसए बेसबॉल है। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय अमीरुद्दीन कुदवाई। इसके 2-3 सवाल बनते हैं फ्लैग के हवाले से। 11 अगस्त 1947 को ये अप्रूव किया गया असेंबली से, पूछता है डेट। लियाकत अली खान साहब ने इसे अप्रूव कराया 11 अगस्त 1947 को। अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने इसे डिज़ाइन किया था। मास्टर अल्ताफ़ और अफजाल जो थे, इन दोनों ने इसे सिया था, स्टिच किया था। पहली बार किसने लहराया, इससे सवाल बनता है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने उसे लहराया था। तो ये फ्लैग के हवाले से 3-4 सवाल बन जाते हैं। ठीक हो गया। नमीबिया डेजर्ट के बारे, ये नया सवाल था नमीबिया डेजर्ट वाला। तो नमीबिया आ रहा है, तो नमीबिया में ही होगा अंगोला। ये अगर ज्योग्राफी आपने की हो ना, आपको बताओ कि नमीबिया, अंगोला, साउथ, ये 7 मुल्क है करीब करीब। हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको मैं करवा दूंगा, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अंगोला, नमीबिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर्स, स्टार्ट का पूछा हुआ था इसने। तो 476 सी कह लें या इसे हम एडी कह लें, एक ही बात है। एडी कहें या सी कहें, एक ही बात है। ठीक है, 476 एडी में शुरू हुई और ये ख़त्म हुई 1453 के अंदर। रोमन अम्पायर जब ख़त्म हुई तो ये किसके हाथ में आ गिरी, ओटोमान अम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन्हें शिकस्त दी थी, रोमन अम्पायर को। और मुकम्मल तौर पे इस रीजन के अंदर अनातोलिया और ये जो ऊपर के इलाके हैं, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल का इलाका, सारा इसने छीन लिया था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में या 1500 में ये हिस्ट्री ख़त्म हो गई थी। ठीक हो गया जी। 476 से ऑनवर्ड चली थी। स्केर्सिटी का मतलब होता है, स्केर्सिटी किसी चीज़ की शॉर्टेज, कमी। पाओसिटी का मतलब थोड़ी सी चीज़, पाओ जितनी। पाओसिटी से पाइया जितनी चीज़ को आपको याद कर ले, थोड़ी होती है ना। ठीक है, स्केर्सिटी, शॉर्टेज, स्केयर होना, कम होना। ठीक हो गया। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान डिड होस्ट फाइनल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। अभी सवाल में झोल है थोड़ा सा, देखें जरा। अब होनी तो पाकिस्तान में थी और लाहौर में थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, उड़ा डाल दिया उसने, कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं खेलता। फिर ये किधर हुई, दुबई में हुई, लाहौर में नहीं हुई, फिर दुबई में हुई। दुबई का ऑप्शन नहीं था पेपर में, मेरे ख्याल से मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस तरह से ऑप्शन थे 3-4, नन ऑफ दिस भी नहीं था, जो बच्चों ने मुझे बताया है। तो लाहौर को भी ठीक कर दें, जब ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान के 4 सिटीज़ हैं, तो लाहौर में ही होनी थी कदाफी स्टेडियम में, लेकिन बाद में इंडिया की वजह से वो दुबई चला गया था, ये मैच उधर हुआ था। इन विच गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया और जर्मनी वर रिकॉग्नाइज्ड। तो नॉर्थ कोरिया और जर्मनी जो है रिकॉग्नाइज किया गया था भुट्टो दौर में 1971-72 में। 71-72 में इन्हें हमने रिकॉग्नाइज किया था, अपने ताल्लुकात अच्छे किए थे। ठीक हो गया जी। इन इस्लाम हु डिड नॉट हु कॉल द फर्स्ट अजान। तो इस्लाम के अंदर पहले अजान किसने दी, अगेन मैंने करवाया बहुत बार। तो बिलाल हबशी, बिलाल इब्ने रबाह था इनका पूरा नाम, इन्हें बिलाल हबशी कहते थे। इन्होंने पहली दफ़ा अजान दी थी। अजान का आइडिया ख्वाब किसी आए थे, ये भी सवाल बनता है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद था जिसे ख्वाब आया, उन्होंने नबी पाक से डिस्कस किया। तो नबी पाक ने कहा कि बिलाल को ये अल्फाज सिखा दो और वो अजान देंगे। तो उन्होंने वो अल्फाज सिखा दिए हज़रत बिलाल को। बिलाल ने फजर की अजान दी थी। ये पूछा कि पहली दफ़ा अजान कौन सी दी गई, फजर की अजान दी थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद का ऑप्शन ना हो तो फिर हज़रत उमर फारूक का ऑप्शन भी ठीक है, दोनों मिलते हैं कि ये जो आइडिया था, जो ख्याल था, ये दोनों को आया था, हज़रत उमर फारूक साहब को भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को भी। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फर्स्ट प्रायोरिटी भी है, अगर वो ऑप्शन में तो उसी को ठीक करें। ठीक है, अजान किसने दी पहली बार, हज़रत बिलाल हबशी। ठीक हो गया जी। हु ट्राई टू मीडिएटेड बिटवीन हज़रत उस्मान एंड रेबल्स। हज़रत उस्मान के खिलाफ बागियों ने घेरा तंग कर लिया और हज़रत उस्मान को शहीद करना चाहते थे वो। तो उस वक्त हज़रत अली आए थे, आप तशरीफ़ लाए थे, आगे उन बागियों को समझाया था कि जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो उस्मान की तरफ से, मैं बरियत का ऐलान करता हूँ। मतलब मैं आपको कहता हूँ
कि इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हो ये झूठे हैं, हज़रत उस्मान इनसे बरी हैं। उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की थी हज़रत अली ने, ठीक है। तो किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे और हज़रत अली ने अपने बेटों को, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को, हज़रत उस्मान की पैरागार के तौर पे, पैरादार के तौर पे उनकी ड्यूटी लगाई थी, कोई भी बागी हज़रत उस्मान को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन जालिमों ने दीवार फलांग के रात को दूसरी साइड से आके हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। डॉक्टर कबीर अहमद का पूछा, कबीर अहमद सिंधु का पूछा गया था जी ये क्या है? करंट चेयरमैन है SECP के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसे ये रेगुलेट करती है। जितनी भी आपकी कंपनीज हैं इस वक्त वो इसमें रजिस्टर होती हैं SECP में। मुशर्रफ ने बनाया था ये इदारा। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1817। अच्छा, ये जो बेसिकली सेंट्रल नेशनल NMA मैंने याद किया था, ये नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1878 के अंदर ये सैयद अमीर अली साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी 1898 में। सैयद अमीर अली बेसिकली जज थे, कलकत्ता में जज रहे, बाद में फिर ये लंदन चले गए, अंग्रेज़ों के दामाद थे ये, ठीक है। वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा था इन्होंने तस्लीम करवाया था मुसलमानों के, सैयद अमीर अली। तो ये वो वाहिद बंदा था, ये वाहिद तंजीम थी जो जिसे मुस्लिम लीग में जम कर दिया गया था। इसने अपनी पूरा स्ट्रक्चर, पूरे हिंदुस्तान में इनके दफातर मौजूद थे। जब मुस्लिम लीग बनी इसने अपनी पूरी तंजीम मुस्लिम लीग में जम कर दी और इसने फिर लंदन ब्रांच भी खोली मुस्लिम लीग की। तो दफातर भी इस्तेमाल करो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल करो, मेरी तंजीम भी आपके लिए काम करेगी। पूछ रहे थे कौन सी वाहिद तंजीम थी जो मुस्लिम लीग में जम हुई थी, तो ये थी वो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास रेख्ता के बारे में रिपीटेड सवाल है। उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है, ठीक है जी। विच रीजन ऑफ पाकिस्तान इज मोस्टली अफेक्टेड बाय ग्लेशियर आउटबर्स्ट। ग्लेशियर की तरह भी में है सारे, सियाचिन ग्लेशियर भी उधर ही है, बालतोरो भी उधर ही है, सारे ब्याफो सारे ग्लेशियर उधर ही है, तो वही ज़्यादा इफेक्ट होगा जहाँ पे होगा। सनोनिम ऑफ ये लफ्ज़ है हमारे पास टेसीटर्न। इसका मतलब होता है बंदा खामोश, जिस तरह चुप करके चुप साध के, मतलब आप कह रहे कंजस्टेड सा बंदा, थोड़ा सा नैरो माइंडेड बंदा। तो रिजर्व्ड ये ऑप्शन में मौजूद था मेरे ख्याल से, या साइलेंट या रिजर्व कह दें। पीडैक्ट के बारे में मुझे इंटरव्यू में तो हम पूछते हैं बच्चों से और वहाँ पूछा भी जाता है पीडा के बारे में, अब इन लोगों रिटर्न में भी पूछ लिया है सालों ने। पीडैक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो मिसकंडक्ट करते हैं उन्हें सजा दी जाती है, इसके तहत टर्मिनेशन है इसके अंदर। इसमें जो है ना जी आपको फॉरएवर निकाल दिया जाता है, कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पीडैक्ट के अंदर बने। 2006 का है ये पीडैक्ट ना। तो पीडा किस चीज़ का एब्रिविएशन है? पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसका एब्रिविएशन है। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना अगर किसी का इंटरव्यू है तो। अल-मोहसिनात इन सूरह निसा रेफर्स टू, तो अल-मोहसिनात जो है सूरह निसा के अंदर ये रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? तो मैरिड वोमेन एंड ये क्या कहेंगे, कैस्टे कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। मैरिड जो वोमेन है, शादीशुदा औरतें, और इसका मतलब होता है कैस्टे का, इसे आप देखेंगे कि वो मतलब है कि इन्हें कह लें कि गैर शादीशुदा औरतें, चलें इस तरह से कह लें, मतलब ऐसी, हाँ चलें, बस वो मैं ढके अल्फाज में कहता हूँ कि गैर शादीशुदा कह लें, चलें, ठीक हो गया। तो उन औरतों के बारे में अल-मोहसिनात का लफ्ज़ रेफर किया गया, इस्तेमाल हुआ है सूरह निसा के अंदर, ठीक हो गया। ये ऑप्शन ठीक था, ये वाला। हजरत उमर मेड अ कमेटी टू चूज न्यू कैलिफ इन हाउ मेनी डेज। अब ये नया सवाल है, कितने डेज में? पहले पूछा कितने लोगों की कमेटी बनाई गई थी, वो 6 लोगों की कमेटी थी। अब उसने पूछा कितने दिनों के लिए अंदर उन्होंने ये काम सारा मुकम्मल करना था, तो 3 दिनों के अंदर अंदर कहा गया था कि आप अपना खलीफा अगला चुन लेना। 6 लोगों की कमेटी थी, ठीक हो गया। तो ये बड़ा पेपर था, 50 सवाल हमारे पास पहुंचे। बाकी भी हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, बच्चे कंपाइल कर रहे हैं, उस पर भी वीडियो बना के हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मकसद क्या था? थोड़ा सा आपको बताना कि यार आपने पेपर तैयार कैसे करने होते हैं। पास ये आपकी जो इस तरह से राइट लेफ्ट में क्वेश्चन देखने की रूटीन बनेगी, जब आप
किताब 3 4 5 7 दफ़ा ख़त्म कर लेंगे। अब ये ना करना है कि बच्चा आज शुरू कर रहा है वो एक सवाल को इधर उधर खंगालना शुरू कर दे, वो गैर ज़रूरी चीज़ों पे घुस जाएगा। तो पहले एज इट इज़ याद करें, इसी तरह से जो पास पेपर के सवाल एज इट इज़ याद करें 100/100। जब वो हो जाए फिर राइट लेफ्ट की तरफ जाए, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर एक ही सवाल को, एक ही पेपर को आप इस तरह डेप्थ पे करने लगेंगे तो सारी ज़िंदगी आपसे किताब ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। स्लो, आप एक दिन में एक सवाल का एक पेपर कर पाएंगे, वो 200 पेपर हैं, कितने दिन लग जाएंगे आपको? फिर रिवीजन भी करनी होती है। अगर एक दफ़ा ख़त्म करके आएंगे दोबारा आएंगे सारा ज़ीरो हो चुका होगा, खत्म, फिर ज़ीरो से। तो पहले आपने एज इट इज़ याद करना होता है, 10-12 पेपर करें डेली। फिर आपने जो है ना ये चलना होता है, जब वो एज इट इज़ याद हो जाए फिर उसकी डिटेल की तरफ कनेक्ट करना होता है चीज़ों।